नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ जी यह मेरा ससुराल है कि नर्सिंग होम। अरे मम्मी जी, कल सुबह कितने बजे निकलना है? बड़ी भाभी के बच्चे का जन्मदिन की पार्टी है। बहू, सुबह सुबह ही निकलेंगे, ठीक 7 बजे। तेरे ननद की गाड़ी आएगी, 4 घंटे का रास्ता है। कल बर्थडे पार्टी है और हम घर के लोग हैं, थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तू 5 बजे उठ जाना, समझी? और सुन, रात को ही रास्ते के लिए मठरी, नमकीन और कचौड़ियाँ बना लेना। तुलका बोली, मम्मी जी मैं सुबह ही बना दूंगी, ताजा रहेगा। सास रुकमणी जी सख्त लहजे में बोली, नहीं नहीं, रात को ही सब बना लो, सुबह बस पैक करना रहेगा। लेकिन मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ। बहू हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हम सफर पर जा रहे हैं, कोई पिकनिक नहीं मनाने जा रहे हैं। ठीक है मम्मी जी। तुलका रसोई की तरफ बड़बड़ाते हुए गई। घूमने का शौक सबको है, सैर सपाटे का मजा सब लेंगे, नंदे भी, मम्मी जी भी, लेकिन चूल्हा चौका, थाली पतीला और पेट भरने की पूरी जिम्मेदारी चुपचाप मेरे ही कंधों पर लाद दी जाती है। सफर सबका है, पर थकान और बोझ सिर्फ मेरा नसीब बन जाता है। करीब रात के 1 बजे सारा काम निपटा कर तुलका अपने कमरे में गई। बस यही सोच कर लेटी, सुबह 5 बजे उठना है और बड़ी भाभी के घर जाना है। लेकिन जैसे ही भोर की हल्की रोशनी में उसकी आंख खुली, पूरा घर खाली, कमरे, रसोई, बरामदा, हर जगह सन्नाटा। तुलका घबरा गई। उसने पूरा घर छान मारा, पर सासू माँ कहीं नहीं थी और उनका बैग भी नहीं था। तभी दिमाग में बिजली सी कौंधी, लगता है भोर के 4 बजे ही सासू माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ चोरी छिपे बड़ी बहू के घर निकल गई, मुझे बेवकूफ बनाकर। खुद पार्टी में मौज मस्ती करने चली गई और मेरे हिस्से घर की चौकीदारी और बीमार ससुर की सेवा। गुस्से में उसका दिमाग खराब हो गया। वह तेज कदमों से बेडरूम की तरफ गई और अपने पति को झकझोर कर उठाया। तुलका जहर उगलते हुए बोली, देखा तुम्हारी माँ क्या गुल खिलाती है। अपनी दोनों बेटियों के साथ निकल गई और मुझे छोड़ गई, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ इस घर की। सौरभ ने आंख मसलते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, झुंझलाकर, अरे सुबह सुबह ही शुरू हो गई तुम। चली गई तो क्या हुआ, तुम बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो। तुलका, बतंगड़? रात भर मटरी, नमकीन, कचौड़ियाँ बनवाना, सुबह 4 बजे चुपचाप निकल जाना, ये सब इत्तेफाक है। सौरभ सख्त लहजे में बोला, अब जाओ जल्दी से चाय बना दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम जानो और माँ जाने, मुझे इन बातों में मत घसीटो। तुलका वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। एक पल को लगा जैसे शब्द नहीं, थप्पड़ पड़ा हो उसके गाल में। तुरंत सौरभ चिढ़कर बाथरूम से आवाज लगाते हुए बोला, अरे तुलका देखो, पापा कब से चिल्ला रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है। तुम तो बस उठते ही घूमने के बारे में सोचने लगती हो। घूमने? मुझे घूमने का शौक है या मैं यहाँ हर वक्त नौकरानी की तरह ड्यूटी करती रहूं? तुलका बोली तो सौरभ ने पलट कर जवाब दिया, अरे क्या एहसान करती हो, घर की जिम्मेदारी तो बहुएं ही निभाती हैं। 2 दिन की तो बात है। तुलका कटाक्ष करते हुए बोली, 2 दिन की बात? तो क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? क्या मैं एक दिन भी आराम की हकदार नहीं? क्या तुम एक दिन अपने बीमार पापा को नहीं संभाल सकते थे? मेरा मन भी करता है घूमने फिरने का। मैं तो बस चाहती थी कि 2 दिन इंसान की तरह जी लूं। अगर मैं भी 2 दिन घूम लेती तो तुम्हारा क्या चला जाता? कहते हुए सीधे ससुर जी के कमरे की ओर बढ़ गई। सबसे पहले उसने चाय गर्म पानी दिया। तभी अचानक से मोबाइल बज उठा। उल्का ने गुस्से में मोबाइल उठाया। अरे बहू, हम तो रात में तुम्हारे कमरे का दरवाजा पीट रहे थे। चलो चलो कहते रहे, पर तुम तो खर्राटे भर भर के सो रही थी। ट्रेन हमारी छूट जाती, इसीलिए हम तुम्हें छोड़कर चले आए। फिर वही आश्वासन देते हुए रुकमणी जी बोली, कोई बात नहीं बहू, अगली बार तुम्हें जरूर ले चलेंगे। तुलका ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे सब समझ आ चुका है। दरवाजा भी नहीं पीटा गया था और अगली बार भी कभी आने वाला नहीं था। अरे बहू, अपने ससुर का ध्यान रखना, उन्हें समय पर दवाई दे देना। तभी तुलका की बड़ी ननद अंजू बोली,
हेलो भाभी, देखो ना, मुझे पार्टी में आना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बच्चों की परीक्षा है। तुम ज़रा-सा ध्यान रख लेना, उन्हें पढ़ा देना। हाँ, कल शाम तक हम आ ही जाएँगे। कॉल खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ से छोटी ननद मंजू लाइन पर आ गई। मंजू मीठी-मीठी चुपड़ी बातों में बोली, भाभी, जब आप दीदी के बच्चों का ध्यान रख ही रही हैं, तो लगे हाथ मेरे बच्चों का भी रख लेना। तुलका हैरानी से, मंजू दीदी, आपके बच्चे भी? हाँ भाभी, क्योंकि उनके पापा 2 घंटे बाद ऑफिस के काम से विदेश जा रहे हैं। बच्चों को नानी के घर छोड़कर जाएंगी, और कौन है उनका वहाँ? तुलका को एक पल में समझ आ गया, ये पूरी प्लानिंग थी। मतलब मम्मी जी घूमने गई, दोनों नंदे पार्टी में, और यहाँ बच्चों की पूरी पाठशाला मेरे नाम लिख दी गई। दूसरी तरफ से मंजू बोली, भाभी, आप तो समझदार हैं, सब संभाल लेंगी। फिर फोन कट गया। अब समझ में आया, ये तो मुझे फंसाने का पूरा इंतजाम था, पर बदला बच्चों से कैसा? आखिर वह उनकी मामी ही तो थी। ननद से नाराजगी थी, पर बच्चों से उसका क्या हिसाब? वह खुद भी तो एक माँ थी, 6 महीने के बच्चों की। खैर, शाम होते होते चारों बच्चे नानी के घर पहुंच चुके थे। घर जो सुबह तक शांत था, अब किसी मिनी मेले से कम नहीं लग रहा था। उस मेले की अकेली मजदूर थी बेचारी तुलिका। एक तरफ बीमार ससुर जी, दूसरी तरफ 4-4 बच्चे, और गोद में उसका अपना दूध मुहा बच्चा, जिसे उसने अभी अभी डायपर पहनाया ही था। तभी एक बच्चा उछलता हुआ खाना टेबल से गिरा दिया। खाना गर्म था, उसका हाथ जल गया। तुलका घबरा कर बोली, चैन से बैठने मत दे रहा मामी को। दूसरा बच्चा रोते हुए बोला, मामी, मामी, मुझे पिज्जा चाहिए। ससुर जी भी लड़खड़ाते हुए आवाज में बोले, बहू, जरा मेरे लिए दलिया बना दे, पेट में जलन हो रही है। तुलिका का सिर चकरा गया। गोद का बच्चा रोने लगा। उसी पल दूसरा बच्चा जमीन पर लेटकर चिल्लाने लगा, और तीसरा टीवी का रिमोट तोड़ने पर आमदा हो गया, और चौथा पढ़ाई करने के बजाय इधर-उधर खिलौने बिखेरने लगा, और सब बच्चे आपस में लड़ते झगड़ने लगे। पलंग पर कोई उछलता तो कोई किसी का बाल खींचता। तुलका खुद से बुदबुदाते हुए, हे भगवान, मैं बहू हूँ कि आया, या फिर कोई मशीन? वह कभी गैस की तरफ दौड़ती, कभी बच्चे को गोद में उठाती, कभी ससुर जी को संभालती। पसीने से उसका दुपट्टा भीग चुका था, पैर हाथ कांप रहे थे, और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तभी अंजू का बेटा, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठा था, अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में शरारत नहीं, कुछ और ही था। वह धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा, जहाँ गैस जल रही थी। कुकर में दलिया खौल रहा था, और तुलिका का सारा ध्यान रोते बच्चों को संभालने में उलझा हुआ था। अगले ही क्षण उसने खौलते कुकर की सीटी पर हाथ रख दिया। तेज जलन के साथ उस बच्चे की चीख घर में गूंज उठी। तुलिका घबरा कर दौड़ी, बच्चे को सीने से लगाया, और बिना एक पल गवाए उसके जले हाथ पर तुरंत मरहम पट्टी कर दी। 3 दिन बीत चुके थे, और उसका मन घबराहट से भर उठा। वह बार बार बुदबुदाती, हे भगवान, ये कैसी नई आफत आ गई है। जो लोग 1-2 दिन का कहकर गए थे, वे अब तक लौट कर नहीं आए। न सास का कोई पता था, न नंदों की कोई खबर। जब जब वह बच्चे को पढ़ाने बैठती, कोई टीवी की तरफ भागता, कोई कार्टून में खो जाता, तो कोई शरारत पर उतर आता। न वह अपना कोई काम ठीक से कर पा रही थी, न चैन का एक पल मिल रहा था। 3 दिन ही हफ्ते में उसकी जिंदगी जैसे किसी कठिन इम्तिहान में बदल गई थी। तभी सास का फोन आया, बहू, हम अभी 2 दिन और रुकेंगे, आगे घूमने का प्लान बन गया है। तुम ससुर को वक्त पर दवाई दे रही हो ना, उनका बीपी हाई हो जाता है। उसी बीच ननद मंजू भी बीच में बोल पड़ी, भाभी सुनो, मेरे हस्बैंड विदेश से लौट आए हैं, तो तुम टिफिन बनाकर दे देना, बस 2 दिन की बात है। जब इतना सब कर ही लिया है तो थोड़ा और एहसान कर देना। आखिर तुम घर की बहू हो, तो जिम्मेदारी तो तुम ही पर आती है ना। रात को जब सौरभ घर लौटा, तुलका का सब्र का बांध आखिर टूट ही गया।
तुलका गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से मैं इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। देखो, बड़ी भाभी अलग घर में आराम से ऐश कर रही है और मैं यहाँ सास की, नंदों की और अब तो उनके ससुराल की भी सेवा में जुटी हूँ। सासू माँ की तो बस दिमाग चलती है, हर फोन पर यही याद दिलाती कि पापा जी को दवा दी है ना, जैसे वही सब संभाल रही हूँ। और दीदी, पहले बच्चों का जिम्मा, अब तो जीजा जी के टिफिन भी मेरे सिर मर दिया है। बताओ, क्या मैं दुर्गा देवी हूँ जिसके 8-10 हाथ हों, या कोई मशीन जो हर वक्त मल्टीटास्क करती रहे? सौरभ ने बिना आंख मिलाए हुए कहा, देखो, अब बस 2 दिन की और बात है। अगर जीजा जी को वक्त पर टिफिन नहीं मिला तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे 2 दिन जमाई को किसी ने खाना तक नहीं पूछा। अभी घर की इज्जत का सवाल है, तुम निभा लो। अगली बार मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। वाह, इज्जत हमेशा बहू से ही क्यों निभवाई जाती है? ठीक है, इस बार मैं निभा दे रही हूँ, मगर अगली बार मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। अब और नहीं, मैं ये सब चुपचाप सहने वाली नहीं हूँ, न ही हर बार बर्दाश्त करने का ठेका लिया है। दिन भर बच्चों की उधमबाजी से घर सिर पर उठा रहता है, एक पल की भी राहत नसीब नहीं रहती, और ऊपर से मुसीबतों में जैसे एक और आफत जुड़ गई हो। सुबह हुई तो छोटी ननंद मंजू का फोन फिर से आ गया। हेलो भाभी, मैंने यह याद दिलाने के लिए फोन किया है, इनके लिए पनीर के पकौड़े बना देना। मंजू ने हुक्म के अंदाज में कहा, और हाँ, धनिया पुदीने की तीखी चटनी जरूर बनाना, क्योंकि सॉस इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। दोपहर के भोजन में रोज कम से कम 3 तरह की सब्जियां होनी चाहिए, और ध्यान रहे, इन 3 दिनों में एक भी सब्जी रिपीट नहीं होनी चाहिए। साथ ही मीठा बनाना जरूरी है। मंजू की बात सुनकर तो उसे गुस्सा आया, फिर भी वह घर की इज्जत की खातिर चुप रही। ठीक है दीदी, बना दूंगी, और जरा जल्दी जल्दी बनाना, सुबह सुबह ही दामाद जी को भूख लग जाती है। और बच्चे ठीक है ना? इतना कहकर उसने फोन रख दिया। तिलका अपने ही मन में बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आखिर कितना काम करूं? इस घर के काम कभी खत्म क्यों नहीं होते? सुबह से झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, पूरे घर की साफ सफाई, फिर नाश्ता, दोपहर का खाना, सब खिलाकर बर्तन धोना होगा। एक पल की फुर्सत नहीं, और अब नंदोई जी को पनीर पकौड़ों की तलब लग गई। कभी रात के 12 बजे बच्चों को मैगी चाहिए, तो कभी सुबह 7 बजे ही नंदोई जी को टिफिन। अब भला 7 बजे किस घर में खाना तैयार रहता है? कभी ससुर जी की भी आवाज आई, बहू, जरा मेरे लिए बेसन का चिल्ला बना देना। सच कहूं तो अब सास ननद के नखरों से पूरी तरह उकता चुकी हूँ। गुस्से में बड़बड़ाती हुई तुलिका मजबूरी में पनीर की पकौड़े की तैयारी में लग गई। बेचारी क्या करती, लिहाज और संकोच के कारण अब भी जुबान पर ताला लगाई हुई थी। कुछ देर बाद दामाद रुपेश का नौकर आया और टिफिन लेकर चला गया। जैसे ही मंजू का पति रुपेश ने पहला पकौड़ा मुंह में रखा, मुंह बन गया। उसने तुरंत मंजू को फोन घुमा दिया। लगता है आज तुम्हारी भाभी को पकौड़े बनाने का मन नहीं था। स्वाद में वो बात नहीं है, इतना मिर्च, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी मजबूरी में बनाए हों। बस पति के मुंह से इतना सुनते ही मंजू का पारा चढ़ गया। माँ, देख लिया ना आपने मेरी भाभी का असली रंग? जब मन हुआ तब घर के कामों में हाथ बटाएगी, और जब मन न हो तो बैठे बैठे चीजों की ऐसी बर्बादी करेगी जैसे पैसा पेड़ पर उगता हो। मेरा भाई दिन रात मेहनत करके कमाता है, उसकी कदर इन्हें रत्ती भर नहीं। थोड़ा रुक कर जहर घोलते हुए बोली, और अगर मैं अभी कुछ कह दूं ना, तो मैडम ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी जैसे उन पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। अब बताइए, दामाद जी को ऐसे पकौड़े बनाकर दिया है कि उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई स्वाद नहीं है, मन खराब हो गया है उनका। वह तो उनकी तबीयत बाहर का खाने से खराब हो जाती है, इसीलिए भाभी को बोला था। रुपेश बोला, कोई बात नहीं मंजू, अब जब मुंह का स्वाद खराब हो ही गया है तो शाम को कुछ ढंग का इंतजाम हो जाना चाहिए। हुक्म चलाते हुए, शाम के लिए मेरे लिए मंचूरियन और कम से कम 30-40 समोसे बनवा देना। आज ऑफिस की छुट्टी है तो घर पर बैठकर
आईपीएल का मजा दोस्तों के साथ लूंगा। अरे, आप फरमाइश करें और मैं पूरे न होने दूं, ऐसा हो नहीं सकता। रुपेश सीना चौड़ा करके, बस यही तो मजा है दामाद होने का। जो मन चाहे खाओ, जो मन चाहे पियो और जो मन चाहे फरमाइश करो, न कोई रुकने वाला न कोई टोकने वाला। बिना किसी देरी की मंजू ने फोन घुमाकर तुलिका को जीजाजी की फरमाइश बता दी। और हाँ भाभी, लौकी की सब्जी उन्हें भूल से भी मत देना। खैर, कैसे कैसे रोते गाते तुलिका ने 3-4 दिन तक दामाद जी की सेवा की, तबीयत खराब होने के बावजूद। कुछ दिन बाद अंजू मंजू और रुक्मणी जी वापस लौट आए। अंजू मंजू अपने बच्चों सहित घर लौट गई। अंजू के चेहरे की सिकन साफ बता रही थी कि कुछ ठीक नहीं हुआ है उसके साथ। बड़ी ननंद के बेटे का परीक्षा परिणाम आया था और वह फेल हो गया था। मन की झुंझलाहट को दबाए अंजू बड़बड़ाती हुई मायके में दाखिल हुई। सारा गुस्सा अपनी भाभी तुलिका पर उतार दिया। भाभी, तुम्हें एक काम देकर गई थी, वह भी ठीक से नहीं किया। मेरे बच्चे को ठीक से पढ़ा न सकी, ऊपर से उसका हाथ जला दिया, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तुलिका भड़क कर बोली, दीदी, बच्चे आपने पैदा किए हैं या मैंने? क्या मैं आपकी औलाद की टीचर ही बन जाऊं? 2 दिन की जिम्मेदारी के नाम पर पूरा स्कूल थमा दिया और अब हिसाब मुझसे पूछ रही हैं। इधर आपके जमाई साहब का टाइम से खाना, तो क्या मैं इस घर की बावर्ची हूँ? उधर बीमार पिताजी, तो क्या मैं उनकी नर्स भी हूँ? मेरी गोद में मेरा अपना बच्चा था, ऊपर से 4-4 और बच्चे। ये घर है या कोई धर्मशाला या अनाथ आश्रम खोल रखा है मैंने, जो आपने समझ लिया कि यहाँ पाठशाला भी चलेगी। बच्चे का हाथ जल गया, दर्द मुझे भी हुआ, पर गलती मेरी नहीं, आपकी बेपरवाही थी, जो बच्चों को सामान समझकर छोड़ गई। साफ साफ सुन लीजिए दीदी, मैं बहू हूँ, मशीन नहीं। उधर से मंजू भी पीछे पीछे मायके आकर ताने की बौछारें करने लगी। 3 दिन मेरे हस्बैंड को खाना दिया था भाभी आपने, इतना बोरिंग खाना तो अस्पताल में भी नहीं मिलता। लौकी की सब्जी, दोपहर में भी लौकी, रात में भी वही लौकी, मतलब सब्जी नहीं, रिप्ले मोड चला दिया था आपने। आपको पता है ना, उन्हें उबली उबली सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी के लिए जो बनाया वही प्लेट उठाकर मेरे हस्बैंड को थमा दिया। तो क्या करूं दीदी, मेरे पास टाइम ही नहीं था देखने का, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब थी। आगे से ना, अपनी जिम्मेदारी आप खुद उठाइए। अपना घर, अपना आदमी, अपनी अपनी सेवा खुद कीजिए। हर बार फ्री की बावर्ची मुझे मत समझना। सास रुक्मणी जी गुर्राने लगी, बहू, जरा जुबान संभाल कर, अब तो तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। कौन सी बहुएं घर की जिम्मेदारी नहीं निभाती, जरा मुझे गिना कर बता। हमारे जमाने में बहुएं बोलती नहीं थी, बस सिर झुकाकर सब सह लेती थी। मेरी दोनों बेटियां बेचारी घर में नहीं थी, इसीलिए तुझसे कहा था 3-4 दिन घर संभाल ले, पर तुझसे वो भी नहीं हो पाया। ऊपर से उल्टा मुंह चलाने लगी है, जैसे इस घर पर कोई एहसान कर रही हो। अगर इतना ही बोझ लग रहा है, ये घर तो बता दे साफ साफ, हम भी जान लें किस मिट्टी की बहू लाई हूँ। याद रख, इस घर में बहू की जिम्मेदारी होती है, बहस करने का हक नहीं होता उन्हें। इतना सुनते ही तुलिका का सर टूट गया, आंखों में आग और दिल ने अपमान समेटे वह बिना एक शब्द बोले अपने कमरे में चली गई। तुलिका के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर एहसान नहीं तो कम से कम इंसान तो समझती मुझे, पर नहीं, यहाँ तो उल्टा उसी पर ही उंगलियां उठाई जा रही थी। उस पर तुलिका ने मन ही मन कसम खा ली, अब इनका एक भी काम नहीं करूंगी, ना बिना कही सेवा, ना बेवजह कुर्बानी, ना मुफ्त की जिम्मेदारी उठाऊंगी। वह बस एक मौके की तलाश में थी, एक ऐसा मौका जहाँ हिसाब पूरा पूरा चुकाया जाए, नखरे भी उठाओ और जूते भी खाओ। अब हद पार हो चुकी थी, हर रोज का तांडव, हर बात पर हुक्म, हर काम में अपमान, अब और नहीं। अब बारी थी चुपचाप सहने की नहीं, चुपचाप वार करने की। समय जिसकी वह तलाश कर रही थी, आखिरकार एक दिन वही समय खुद चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। 1 हफ्ते बाद नए साल की पार्टी थी। ढोल नगारों की गूंज, उत्सव की चहल पहल, गोवा घूमने की तैयारियां, नाच गाना और लगातार खींचती सेल्फियां। मंजू की जिंदगी के सबसे रंगीन दिनों की शुरुआत थी और नए साल का स्वागत
गोवा के समुद्र के किनारे पर करना चाहती थी, क्योंकि 1 जनवरी को उसकी शादी की सालगिरह भी थी। इसीलिए उसकी खुशी सिर्फ एक नहीं, दोहरी सौगात बनकर झूम रही थी। पर दुर्भाग्यवश मंजू की सास बीमार पड़ गई और गांव से सीधे उसके घर आ धमकी। अब पार्टी कैसे छोड़ी, तो मंजू ने तुरंत पासा फेंका। मंजू माँ से मीठी चुपड़ी बातें करते हुए बोली, माँ, बस कुछ दिन सास को अपने घर रख लो ना। भाभी तो वैसे भी चूल्हा चौका ही करना जानती है, थोड़ा बहुत संभाल ही लेगी। पापा तो वैसे भी बीमार है, हर दिन सेवा करती ही है, एक मेरी सास का भी कर देगी। रुक्मणी जी बोली, तू चिंता मत कर बेटी, सब हो जाएगा। तू नए साल का एंजॉयमेंट ले, यहाँ सब संभाल लिया जाएगा, तू ऐश कर। और इधर फोन रखते ही तुलका के लिए फरमान जारी हो गया। सास हुक्म चलाते हुए बोली, बहू सुन, अभी अभी मंजू का फोन आया था, वह दामाद और बच्चों के साथ पार्टी में जा रही है। तू एक काम कर, गेस्ट रूम की अच्छे से साफ सफाई करवा देना, उसकी सास आ रही है। तुलका का कलेजा ठंडा पड़ गया। लकवाग्रस्त बुजुर्ग, ऊपर से बीमार ससुर, बच्चे, घर, और अब यह नहीं आफत। बहू तू कर लेगी ना जिम्मेदारी, तू तो मेरी अच्छी बहू है। तुलका ने सिर झुका लिया, ठीक है माँ जी, कर लूंगी। पर उस ठीक है के पीछे इस बार उसके दिमाग में सेवा नहीं, हिसाब किताब चल रहा था। मंजू की बीमार सास घर आ पहुंची। तुलका ने बिना किसी सिकवे के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की, अपने हाथों से उन्हें खिलाया पिलाया, दवाइयाँ समय पर दी और सब कुछ ठीक से निपटा कर खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद सासू माँ भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर मंजू गोवा की ओर निकल चुकी थी। जश्न और मस्ती की दुनिया में रात के करीब 4 बजे अचानक मंजू की सास धीरे से बोली, बहू, बहू, जरा मुझे बाथरूम तक ले चलो, मैं अकेले उठ नहीं पाती हूँ। लेकिन कमरे में कोई आहट नहीं हुई। तुलका ने जैसे सुना ही नहीं। घबरा कर रुक्मणी जी बहू के कमरे तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला था, पर भीतर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा खाली था, न तुलका वहां थी न उसका बच्चा, यहाँ तक कि उनका बेटा सौरभ भी मौजूद नहीं था। रुक्मणी जी का दिल धक धक करने लगा। यह कमबख्त औरत आखिर गई कहाँ? अब इन बुड्ढों की सेवा कौन करेगा? चलिए बहन जी, मैं बाथरूम तक ले चलती हूँ। थोड़ी देर तक जब तुलका घर वापस नहीं लौटी तो रुक्मणी जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने घबरा कर बेटे को फोन लगाया, न बेटे ने फोन उठाया और फिर बहू का नंबर मिलाया तो वह भी स्विच ऑफ था। अब उनके माथे पर पसीने की धारें उभर आई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक ही ख्याल दिमाग में गूंज रहा था, अब खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा, इनका मल मूत्र मुझे साफ करना पड़ेगा। छी। उसी समय गांव से रुक्मणी जी की ननद नंदोई भी आ गए। उन्हें देख अब उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे अचानक जिम्मेदारियों का पूरा पहाड़ सिर पर आ गिरा हो। उन्होंने घबरा कर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैं किस आफत में फंस गई। उधर गोवा में नए साल की पार्टी अपने चरम पर थी। डीजे की तेज धुन, रंगीन लाइट्स, न्यू ईयर ड्रिंक, मस्ती की आवाजें गुज रही थी। मंजू अपने पति के साथ कमर पर हाथ रखे बेखौफ ठुमके लगा रही थी। नए साल का पहला जाम आपके नाम। हाथ में जाम पर जाम टकरा रहे थे, जैसे दुनिया की सारी जिम्मेदारियां किसी और के कंधों पर डाल लाई हो। तभी अचानक पीछे से किसी जोड़े से अचानक से डांस करते करते उसे जोर से का धक्का लगा। वह पलटी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने कोई और नहीं, उसकी भाभी तुलका थी। जीन्स पहने, खुले बाल और सौरभ के साथ हंसते हुए बेपरवाह डांस कर रही थी। मंजू का दिमाग सुन पड़ गया। मंजू हकलाते हुए बोली, भाभी, आप यहाँ? उसने झट से तुलका का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में खींचकर ले गई। मंजू गुस्से में फुसफुसाते हुए बोली, तुम यहाँ पार्टी कर रही हो, घर की जिम्मेदारी छोड़कर यहाँ बेशर्मों की तरह डांस कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? भाभी, तो मेरी सास की सेवा कौन कर रहा है? तुलका की आंखों में इस बार कोई डर नहीं था। दीदी, आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ के किसी और के ऊपर डालकर यहाँ डांस कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है?
तो मुझे क्यों आएगी? नए साल की पार्टी आप ही मना सकती हैं क्या? मैं नहीं। मेरी ज़िंदगी में क्या सिर्फ़ सेवा शब्द पर गिरवी रख दी गई है? तभी सौरभ भी आगे आया। तुम दोनों बहनों को माँ ने ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है, इसीलिए आज सिर पर चढ़ गई हो। हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, अपनी पर्सनल लाइफ़ है। मैं माँ से सवाल-जवाब नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे अपनी पत्नी का दर्द दिखाई नहीं देता। वह तुम्हारी सास है, सेवा करो या उन्हें वृद्धाश्रम भेजो, यह तुम्हारा फैसला है। हमने अपने घर को नर्सिंग होम नहीं बना रखा है। तुलका ने मंजू की आंखों में देखते हुए आखिरी वार किया। बहुत सेवा करके देख ली दीदी, आपके पति और बच्चों की। अब मैं ना सहने वाली बहू हूँ, ना चुप रहने वाली कठपुतली। अब किसी की मनमानी मेरी जिंदगी तय नहीं करेगी। सौरभ बोला, दीदी मुझे सब पता है। ये जो तुम्हें अचानक सासू माँ की तबीयत की इतनी फिक्र जगी है ना, वो प्यार नहीं, वसीयत का डर है। तुम्हें सास की सेवा से ज्यादा उनके दस्तखत की चिंता है, इसीलिए उन्हें हमारे घर पटक गई। सोच कर की सेवा देखेंगी तो वसीयत तुम्हारे नाम लिख दी जाएगी। पर अब तुम्हारी जेठानी के नाम वह सब करेंगी, पर हमें क्या लेना देना। कहते हुए अपनी पत्नी तुलिका के हाथ पकड़कर डांस करने डीजे फ्लोर पर चला गया। डीजे की आवाज तेज थी, लेकिन उस पल मंजू को अपने दिल की धड़कन सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। उसे सच में डर लगने लगा, कहीं माँ जी सारी वसीयत। नहीं नहीं, वह तुरंत अपने घर वापस चली गई। उधर गोवा की चमक दमक से दूर सुबह से रुक्मणी जी का हाल बेहाल था। कभी किचन में खड़ी होकर खाली गैस देखती तो कभी दवाइयों की शीशी हाथ में लेकर घबरा कर बैठ जाती। न बहू थी, न बेटा, न कोई सहारा। दोपहर होते होते भूख, थकान और बेबसी तीनों एक साथ टूट पड़ी। ऊपर से ननंद नंदोई की भी आव भगत भी करनी पड़ रही थी। उनकी सांस फूल गई सेवा करते करते। रुक्मणी जी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, आज समझ में आया बहू क्या क्या संभालती थी। इतना आसान नहीं है जिसे हम रोज हुक्म देते रहें। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि काम करने की आदत नहीं थी और उनका उम्र भी हो गया था। तभी थोड़ी ही देर में मंजू को घर लौटते देख रुक्मणी जी की आंखें भर आई। मंजू बोली, माँ, मैं अपनी सास को वापस ले जाना चाहती हूँ और तुम्हारी बहू वहाँ गोवा में मस्ती कर रही है, वो भी जींस पहनकर। तुम्हारा नाक कटवा दिया। आप घर में घुसने मत देना, तब उसकी अगली ठिकानी आएगी। रुक्मणी जी भर्राई आवाज में बोली, नहीं, बहू वहाँ मस्ती नहीं कर रही। वह वही कर रही है जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अपने लिए जीना। हमने उसे बहुत सताया है। आज समझ में आ रहा है कि किसी का दर्द तभी समझ आता है जब वही बोझ अपने कंधों पर आ गिरे। रुक्मणी जी बोली, ले जा अपनी सास को। मंजू, हर बहू का फर्ज होता है अपनी सास की सेवा करना, सिर्फ भाषण देना नहीं, उसे निभाना भी पड़ता है। दूसरों को ज्ञान देना सबसे आसान होता है बेटी, लेकिन वही ज्ञान जब खुद पर लागू करने की बारी आती है, तब असली इम्तिहान शुरू होता है। आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने कहाँ गलती की। अब ना मैं अपनी बहू को कभी सताऊंगी, ना ही अपनी बेटियों को मायके के हक के नाम पर जुल्म करने दूंगी। अब इस घर में फर्ज सबके बराबर होंगे, बहू के भी और बेटियों के भी, क्योंकि रिश्ते हक से नहीं जिम्मेदारी से चलते हैं। यह कहते हुए रुक्मणी जी की आंखें नम थीं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।